नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूं कत्ल की वारदात नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी के पहले 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल की वारदात नॉवल का पार्ट 3। उसके पास ये जानने का कोई साधन नहीं था कि पानी गुफा के पार बहकर कहां जाता था। ये बात खतरनाक साबित हो सकती थी। उसे इसका भी कोई हल सोचना होगा। उसने टॉर्च बंद कर दी और रस्सी थाम ली। बंदर की फुर्ती से रस्सी पर चढ़ता हुआ वो छेद से बाहर आ गया। उसने रस्सी को पेड़ से खोलकर समेटा और वापस चल दिया। वो महल में पहुंचा। चंदा किचन में राजा साहब के लिए कॉफी बना रही थी। कैसी रही? चंदा ने पूछा। विक्रम ने पाताल की आंखों में जो कुछ देखा था उसे कह सुनाया और फिर बोला, लाश तो झरने में बह जाएगी, लेकिन वो फिर से बरामद हो सकती है। पानी की वो धारा कहीं तो जरूर खुले पानी में मिलती होगी। मान लो लाश अगले ही दिन काली नदी में तैरती पाई गई तो फिर क्या पता वो रास्ते में ही कहीं फंस जाए। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो, या लाश रास्ते में किसी ऐसे स्थान पर फंस गई जहां पुलिस की निगाह पड़ सकती हो तो फिर क्या किया जाए? चंदा असहाय भाव से बोली। कुछ और सोचेंगे, विक्रम बोला। वो किचन से बाहर निकल गया। उसी सप्ताह जलागार के स्थान पर बसे गांव का सफाया होना आरंभ हो गया। राजा साहब की पुश्तैनी हवेली तथा अन्य ऊंचे मकान बारूद लगाकर उड़ा दिए गए। धीरे धीरे हरिपुर गांव का वो सारा भाग गायब हो गया जिसके स्थान पर जलागार बनने वाला था। उस इलाके में केवल 2 ही इमारतें बाकी रह गई जो प्रस्तावित जलागार से परे थी। एक परी महल और दूसरा एक छोटा सा कॉटेज जो जलागार के दहाने पर बना हुआ था और जो पता नहीं कब से खाली पड़ा था। इमारतें ध्वस्त हो जाने के बाद तलहटी में सतह को हमवार करने के लिए बुलडोजर फिरा दिए गए। हवेली और हरिपुर गांव के रहे सहे भग्नावशेष भी गायब हो गए। फिर बांध के दरवाजे बंद कर दिए गए और काली नदी का रुख बांध की ओर मोड़ दिया गया। नदी का पानी धीरे धीरे घाटी में भरने लगा। उन दिनों में चंदा दीवानेपन की हद तक परेशान हो गई। अब परेशानी और बोरियत को वो छुपाए नहीं छुपा पाती थी। उसकी हालत एक पिंजरे में फंसे हुए ऐसे पंछी जैसी हो गई जो सलाखों के साथ सिर पटक पटक कर आजाद होने की कोशिश कर रहा था। विक्रम ने कुछ और सोचने की बात की थी, लेकिन अभी तक उसने कुछ नहीं सोचा था और ना ही चंदा को कुछ सूझा था। एक तो चंदा वैसे ही परेशान थी और विक्रम के सहवास के लिए तरस रही थी। ऊपर से राजा साहब और परेशानी का बायस बनते जा रहे थे। उनकी कूल्हे की दर्द पहले से बहुत ठीक थी, लेकिन फिर भी उनका मूड हर क्षण बिगड़ा रहता था। पता नहीं हवेली की तबाही के दृश्य ने उन पर कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड़ा था या कोई और बात थी, लेकिन अब वे रात को भी ठीक से सो नहीं पाते थे। वे कितनी कितनी देर बेचैनी से करवटें बदलते रहते थे। चंदा को यह भी चिंता थी कि कहीं उन्हें उसके और विक्रम के संबंधों का कोई आभास तो नहीं मिल गया था। फिर एक दिन राजा साहब की परेशानी की वजह सामने आई। एक शाम डिनर के बाद जब राजा साहब ब्रांडी की चुस्कियां ले रहे थे तो वे एकाएक बोले, चंदा, मैं एक बात सोच रहा हूं। क्या? चंदा ने भावहीन स्वर में पूछा। डॉक्टर खेतरीवाल ने अस्पताल में मेरे जिस चेकअप का जिक्र किया है उसके बाद क्यों ना हम कहीं तफरीह के लिए चलें? कहाँ? चंदा ने शशंक स्वर में पूछा। यूरोप, अमेरिका, कहीं भी। तुम मुझे आजकल बहुत परेशान और खोई दिखाई देती हो। तुम्हारा मन बहल जाएगा। चंदा एकाएक बेहद चुप हो गई। आज से 1.5-2 महीने पहले अगर राजा साहब ने यही बात कही होती तो वो खुशी से फूली ना समाती, लेकिन अब वो बात सुनकर जरा भी खुश नहीं हुई। इस वक्त वो राजा साहब के साथ कोई अस्थायी तफरीह नहीं चाहती थी, बल्कि विक्रम के साथ स्थायी तफरीह चाहती थी। सच पूछो तो चंदा, मुझे तुम्हारी फिक्र हो गई है। चंदा को उत्तर न देता पाकर राजा साहब बोले, न जाने क्यों एकाएक मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटने लगी है। शायद मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? चंदा तीव्र विरोध का प्रदर्शन करती हुई बोली। तो ये वजह थी बूढ़े की परेशानी की। वास्तव में वो चंदा के लिए चिंतित था। मैं तो एक पत्थर की तरह तुम्हारे गले में बंध गया हूं। राजा साहब भावुक स्वर में बोले, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की के लिए मेरे जैसे अपाहिज के साथ जिंदगी का क्या सुख है? ना कोई तफरीह, ना मौज मेला, ना। लेकिन मैंने कभी शिकायत थोड़ी ही की है, और आपसे शादी मैंने सरासर अपनी मर्जी से की है, किसी मजबूरी में फंसकर नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे साथ खुदगर्जी से पेश आया हूं। इसलिए सोच रहा हूं कि अगर हम कहीं भ्रमण के लिए निकल जाएं तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। आप मेरी फिक्र मत कीजिए।
मुझे वर्तमान जीवन से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन छोड़िए, हम इस बारे में फिर बात करेंगे। राजा साहब चुप हो गए और ब्रांडी की चुस्कियां लेने लगे। अगले कुछ दिनों में राजा साहब की तबीयत काफी हद तक सुधर गई और वे अपनी व्हील चेयर पर बैठकर फिर शहर के लिए जाने लगे। चंदा बड़ी बेकरारी से शनिवार के आगमन का इंतजार करने लगी। वो हर क्षण भगवान से यही प्रार्थना करती रही थी कि कहीं शनिवार को मौसम न बिगड़ जाए और राजा साहब को सैर करने जाने का इरादा छोड़ न देना पड़े। लेकिन मौसम नहीं बिगड़ा। शाम को राजा साहब के महल से निकलते ही चंदा उड़ती हुई विक्रम के कमरे में पहुंच गई। वो विक्रम के साथ हमबिस्तर होने का एक क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन विक्रम ऐसी कोई कोशिश करने के स्थान पर गंभीर स्वर में बोला, मुझे एक बात सूझी है। क्या? चंदा ने पूछा। तुमने उस रोज कहा था ना कि जब से राजा साहब के कूल्हों में दोबारा दर्द शुरू हो गया है वे बड़े परेशान और बुझे बुझे रहने लगे हैं। हाँ, लेकिन उनकी वो परेशानी अपने कूल्हे की दर्द की वजह से नहीं थी। वे तो मेरे लिए परेशान है। ऐसा ही सही, लेकिन ये हकीकत कौन जानता है, राजा साहब या मैं, और अब मेरे बताने की वजह से तुम? बिल्कुल, लेकिन अगर ये जाहिर किया जाए कि राजा साहब अपनी बीमारी से परेशान है और इसी वजह से उन्होंने जानबूझकर अपनी व्हील चेयर पाताल की आंख में गिरा दी, यानी कि आत्महत्या कर ली, तो इस हकीकत को कौन जान पाएगा कि वास्तव में वे अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए परेशान थे? कोई भी नहीं, चंदा मंत्रमुग्ध स्वर में बोली। लेकिन इस बात पर विश्वास कौन करेगा कि अपनी बीमारी से परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली? राजा साहब अपनी असहाय अवस्था से इतने तंग नहीं कि आत्महत्या की सोचने लगे। मान लिया, लेकिन ये बात हमारे अलावा कौन जानता है? उनकी मौत के बाद जब ये कहा जाएगा कि राजा साहब ने अपनी बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, तो लोगों को ये बात भला क्यों नहीं जचेगी? जरा सोचो, राजा साहब जिंदगी भर के लिए व्हील चेयर के मोहताज हो चुके हैं। उनके कूल्हे में एक्सीडेंट के 5 साल बाद भी एकाएक भयंकर दर्द उठने लगता है और डॉक्टर का कहना है कि शायद उनका फिर ऑपरेशन करना पड़े, और यह भी गारंटी नहीं कि उस ऑपरेशन से वे ठीक भी हो जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद उनकी हालत और बिगड़ जाए, वे व्हील चेयर से भी जाएं और बिस्तर के ही मोहताज होकर रह जाएं। फिर उनकी अंतरात्मा पर इस बात का भी बोझ है कि उन्होंने तुमसे शादी करके तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऊपर से उनकी आंखों के सामने उनकी पुश्तैनी हवेली को बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। वास्तव में चाहे राजा साहब को हवेली की जरा भी परवाह नहीं, लेकिन हम ये प्रचार तो कर ही सकते हैं कि हवेली ध्वस्त होती देखकर राजा साहब का कलेजा चाक चाक हुआ जा रहा था। क्या एक अधेड़ा पाइज आदमी के मन में आत्महत्या की भावना जगा देने के लिए इतनी वजह काफी नहीं है? क्या ये बात सुनने में बड़ी असंभव लगती है कि एक रोज जब वे राव जी के टीले पर सैर करने के लिए गए तो उनका मन इस हद तक परेशानी और निराशा से भर गया कि उन्होंने अपनी व्हील चेयर को पाताल की आंख पे झोंक दिया? आत्महत्या वाली बात तो जंचती है, चंदा अनिश्चयपूर्ण स्वर में बोली। लेकिन क्या लोग ये नहीं सोचेंगे कि राजा साहब ने आत्महत्या के लिए पाताल की आंख में छलांग लगाने जैसा भयंकर तरीका क्यों चुना? कोई कुछ नहीं सोचेगा। लोग इससे ज्यादा भयंकर तरीकों से आत्महत्या करते हैं। क्या लोग ब्लेड से अपनी कलाइयां नहीं काट लेते? क्या लोग तेजाब नहीं पी जाते? अपने कपड़ों पर पेट्रोल छिड़क कर आग नहीं लगा लेते? खाना पकाने वाली गैस के सिलेंडर के आगे सिर नहीं रख लेते? रेल की पटरी के नीचे सिर नहीं दे देते? आत्महत्या आदमी हमेशा झोंक में करता है। उस वक्त उसे जो मुनासिब तरीका सामने दिखाई देता है वो उसी को अख्तियार कर लेता है। उस वक्त आदमी की अकल उसका साथ नहीं देती। अगर वो अकल से काम ले तो कभी आत्महत्या करे ही नहीं। मुझे पूरा विश्वास है आत्महत्या के लिए राजा साहब द्वारा उस खड्डे में छलांग लगा देने वाली बात सुनकर कोई हैरान नहीं होगा। लेकिन उन्हें खड्डे में धकेलना तो फिर भी तुम्हें ही पड़ेगा, चंदा उलझनपूर्ण स्वर में बोली। ऐसा करने से पैदा होने वाले जो खतरे तुम पहले ध्यान कर चुके हो वे तो फिर भी सामने आएंगे। नहीं आएंगे, विक्रम हंसा। यही तो कमाल है। मतलब? उनकी लाश बरामद नहीं होगी, सिर्फ उनकी व्हील चेयर बरामद होगी, उनकी लाश नहीं। वे उनकी लाश कयामत के दिन तक तलाश करते रहें तो भी लाश नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां से वे तलाश कर रहे होंगे लाश वहां होगी ही नहीं। तो फिर कहां होगी लाश? लाश बांध के सामने जमा हो रहे पानी की तलहटी में दफन होगी, विक्रम खिड़की से दिखाई देते प्रस्तावित जलागार की ओर संकेत करता हुआ बोला। जलागार पूरी तरह भर जाने के बाद लाश के ऊपर 40 फुट गहरा पानी होगा। एकाएक चंदा ने इतनी जोर का ठहास किया कि सारा महल गूंज गया। विक्रम घबराकर उसकी ओर देखने लगा। उस रोज चंदा को जिस भीषण रति सुख की अनुभूति हुई उसकी मिसाल उसे अपने सारे जीवन में से याद न आई। आने वाले दिनों में चंदा और विक्रम ने राजा साहब के कत्ल की योजना को खूब ठोक बजाकर देखा और उसकी जो नोक पलक सुधारी जा सकती थी सुधारी। उन दिनों में उन दोनों ने शायद ही किसी और विषय पर सोचा, और यह जरूरी भी था। कहीं कोई मामूली सी गलती हो जाने पर वे फंस सकते थे और उनका बहुत बुरा अंजाम हो सकता था।
उन्होंने सारी योजना को कई बार दोहराया और उसके एक एक कदम पर विचार किया। यह फैसला हुआ कि कल्पित आत्महत्या शनिवार शाम को होगी, क्योंकि केवल उसी दिन फूलवती महल में मौजूद नहीं होती थी। पाताल की आंख पर आत्महत्या का दृश्य बनाने से पहले ही राजा साहब की हत्या कर दी जानी जरूरी थी और उनकी लाश को घाटी की तलहटी में दफनाने के लिए रात का वक्त जरूरी था। इसका मतलब था कि कत्ल और लाश को ठिकाने लगाने का काम शुक्रवार रात को होना चाहिए था। हकीकत में राजा साहब शुक्रवार को ही मर चुके होंगे और दफनाए जा चुके होंगे, लेकिन शनिवार शाम तक उन्हें यह जाहिर करना होगा कि राजा साहब सही सलामत महल में मौजूद थे। यही योजना का सबसे कठिन भाग था और यही मुकद्दर के साथ न देने पर कोई अप्रत्याशित गड़बड़ हो सकती थी। दूसरी चिंता का विषय यह था कि कहीं शनिवार को मौसम न बिगड़ जाए। खराब मौसम में राजा साहब घूमने जाते नहीं थे, लेकिन वे लोग क्योंकि शुक्रवार रात को ही उनका कत्ल कर चुके होंगे, इसलिए उन्हें यह जाहिर करना पड़ेगा कि राजा साहब खराब मौसम में भी घूमने गए, जो कि बाद में शक का बायस बन सकता था। कत्ल की योजना के ही अंतर्गत अगले 2 दिनों में चंदा ने कार पर शहर के और बचे कुछ हरिपुर गांव के चक्कर लगाए और अपनी जानकारी के दायरे में बड़ी चतुराई से ये बात स्थापित कर दी कि हवेली उजड़ जाने की वजह से राजा साहब का मन बहुत दुखी हुआ था। बीमारी की वजह से वे पहले से ही परेशान रहते थे, अब तो उनका मन और भी बुझ गया था। वो ये भी कह देती थी कि वो एक और ऑपरेशन के ख्याल से भी परेशान थे। कभी किसी परिचित का फोन आता था तो अगर राजा साहब ना सुन रहे हो तो उनका हाल पूछे जाने पर वो फोन पर कह देती थी कि राजा साहब आजकल बड़ी पस्ती की हालत में थे। राजा साहब के किसी परिचित का कभी लंच या डिनर का निमंत्रण भी आता था तो चंदा यही कहकर टाल देती थी कि राजा साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। महल में फूलवती और हर तीसरे रोज सुबह आने वाले नौकर लच्छू को भी चंदा ने समझा दिया था कि राजा साहब आजकल बहुत बुरे मूड में थे, इसलिए उनसे कोई गैर जरूरी बात करने की कोशिश ना की जाए और जरूरी बात भी पहले उससे की जाए। बरसात होनी फिर शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ रोज राजा साहब शाम को घूमने नहीं जा पाए। इस बात को भी चंदा ने अपनी योजना के हक में यह कहकर इस्तेमाल किया कि एक तो राजा साहब वैसे ही परेशान थे, ऊपर से उनकी दिलजोई का इकलौता साधन शाम की शहर भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से वे और भी परेशान हो उठे थे। बरसात की वजह से घाटी में पानी भी तेजी से भरने लगा था। पहले तलहटी में से ट्रक भर भर कर मलबा उठाया जा रहा था, लेकिन तेज रफ्तार से बढ़ते पानी को देखकर तलहटी को हमवार करने का ख्याल छोड़ दिया गया था और मलबा उठवाने का काम बंद कर दिया गया था। पानी के तेजी से बढ़ते स्तर को देखकर विक्रम भारी संतोष का अनुभव कर रहा था। इसका मतलब था कि जो स्थान उसने लाश दफनाने के लिए चुना था वो बहुत जल्दी पानी में डूब जाने वाला था। फिर मौसम सुधर गया। विक्रम ने अखबार में भी पढ़ा कि अब और बारिश नहीं होने वाली थी। आने वाले शुक्रवार की रात राजा साहब के कत्ल के लिए निर्धारित की गई। शुक्रवार का मौसम एकदम साफ था और शनिवार को भी वैसा ही रहने की संभावना साफ दिखाई दे रही थी। विक्रम ने चैन की सांस ली। शुक्रवार सुबह अपनी कार पर डॉक्टर खेतरीवाल राजा साहब के चेकअप के लिए आया। चंदा को डॉक्टर के आगमन की पहले से खबर थी, इसलिए उसने डॉक्टर के आने से पहले एक मामूली सी बात को बहस का विषय बनाकर राजा साहब से खामखा तकरार मोल ली थी। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, इसलिए राजा साहब का मूड बेहद खराब हो गया था। उन्हें क्या मालूम था कि चंदा ने वो हरकत जानबूझकर की थी। डॉक्टर ने राजा साहब को बहुत ही पस्त और चिड़चिड़े मूड में पाया। उसने उनका मुआयना किया और उन्हें बताया कि सोमवार को एक्सरे वगैरह के लिए उन्हें शहर आना होगा। राजा साहब ने अनमने भाव से हामी भर दी। डॉक्टर उनकी परेशान हालत के प्रति चिंतित होता हुआ वहां से चल पड़ा। चंदा महल के बाहर खड़ी डॉक्टर की कार तक उसके साथ आई। उसने बड़े चिंतित भाव से डॉक्टर को बताया कि राजा साहब का मूड उसे भारी चिंता में डाल रहा था। न जाने क्यों वे बार बार एक ही बात दोहराने लगे थे कि वे अपाहिज थे, इसलिए चंदा पर बोझ थे। ये बात हरगिज भी ठीक नहीं थी, क्योंकि चंदा ने कभी उन्हें बोझ नहीं समझा था। उसने डॉक्टर को यह भी बताया कि मानसिक तनाव और परेशानी की वजह से आजकल राजा साहब को नींद की गोलियां खाए बिना नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए चंदा को राय दी कि वो नींद की गोलियों को राजा साहब की पहुंच से दूर रखे। चंदा ये बात सुनकर मन ही मन बहुत खुश हुई। तो इसका मतलब था कि आत्महत्या की संभावना का बीजारोपण डॉक्टर के मस्तिष्क में भी हो गया था। शाम को काम धाम खत्म करके फूलवती चली गई। अब वो इतवार के पहले वापस नहीं आने वाली थी। लच्छू भी सुबह आया था। उसके बाद उसने सोमवार को वापस आना था। रास्ता साफ था। शुक्रवार रात को डिनर के तुरंत बाद का समय राजा साहब की हत्या के लिए निर्धारित किया गया था। डिनर के बाद राजा साहब ब्रांडी की चुस्कियां लेते हुए व्हील चेयर पर बैठे थे। चंदा किसी बहाने से किचन में चली गई। विक्रम लापरवाही से टहलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। राजा साहब की उसकी ओर पीठ थी। राजा साहब ने घूमकर उसकी ओर देखने की तकलीफ नहीं की। विक्रम ने अपने हाथ पीठ पीछे किए हुए थे।
उन हाथों में एक लंबा पतला लेकिन मजबूत तार का टुकड़ा था, जिससे वो राजा साहब का गला घोंट देने का इरादा रखता था। आज राजा साहब डिनर में पहले भी विस्की पीते रहे थे, जिसकी वजह से उस समय वे काफी हद तक नशे में थे। विक्रम, एकाएक वे बोले। जी साहब, विक्रम हड़बड़ाकर बोला। चंदा कहाँ है? वे नशे से तनिक थरथराती आवाज में बोले। मालूम नहीं साहब, शायद किचन में हो, बुलाऊं? नहीं, यूं ही पूछ रहा था। वार्तालाप के दौरान उन्होंने एक बार भी घूमकर विक्रम की ओर नहीं देखा था। आश्वस्त विक्रम दबे पांव आगे बढ़ता रहा और फिर एकदम उनके पीछे पहुंच गया। राजा साहब ने ब्रांडी के गिलास में से एक चुस्की ली और कांपते हाथों से उसे वापस कुर्सी के हत्थे पर टिका लिया। विक्रम ने हाथ आगे कर लिए और तार को दोनों सिरों से मजबूती से पकड़ लिया। विक्रम, एकाएक राजा साहब फिर बोले। विक्रम ने फौरन हाथ पीछे कर लिए। जी साहब, वो कठिन स्वर में बोला। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साहब, खड़ा हूं, हुक्म कीजिए। विक्रम, आज हमारे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। पिछली रात हमने एक सपना देखा था जिसे हम भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। उस सपने का जिक्र हमने चंदा से नहीं किया, लेकिन अब अपना मन हल्का करने के लिए हम उस सपने का जिक्र तुमसे करना चाहते हैं। क्या सपना था साहब? राजा साहब पर एकाएक सवार हो आए वार्तालाप के जुनून पर मनी मन कुड़ता हुआ विक्रम बोला। राजा साहब ने अपना ब्रांडी का ग्लास खाली करके सामने मेज पर रख दिया। जरा हमें और ब्रांडी दो, वे बोले। अब मजबूरन विक्रम को अपनी वर्तमान स्थिति भी छोड़नी पड़ी। तार लपेटकर उसने अपनी जेब में डाल ली और आगे बढ़ा। उसने बोतल में से राजा साहब के ग्लास में ब्रांडी डाली। थैंक यू विक्रम। राजा साहब ने ग्लास फिर उठा लिया। विक्रम सरक कर उनकी बगल में आ गया। हम क्या कह रहे थे? राजा साहब बोले। आप किसी सपने का जिक्र कर रहे थे, विक्रम आदरपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, बड़ा भयंकर सपना था विक्रम। कल रात सवेरा होने से थोड़ी ही देर पहले हमने सपने में चंदा को विधवा के लिबास में देखा। हमने देखा चंदा बाल बिखराए एक एकदम सफेद साड़ी पहने हमारी लाश के आगे बैठी विलाप कर रही थी। राम राम राम, आप कैसी बात करते हैं राजा साहब? हमने सब कुछ साफ साफ देखा। हमें सपने बहुत आते हैं लेकिन याद नहीं रहते। वो सपना हमें एकदम पूरी तरह याद है। आप उसे भूल जाइए राजा साहब, वो सपना था। सपने भी कभी सच्चे होते हैं? होते हैं। हमारे बाप दादा कहते थे कि भोर के सपने हमेशा सच्चे होते हैं। आप ऐसी बातें मत सोचिए राजा साहब, विक्रम मन ही मन झुंझलाता हुआ बोला। ऐसा ख्याल भी दिल से निकाल दीजिए। कुछ क्षण चुप्पी रही। राजा साहब ने ब्रांडी की एक चुस्की ली। विक्रम सरक कर उनके पीछे आ गया। उसकी उंगलियां दोबारा उसकी जेब में पड़ी तार से लिपट गई। शायद हमारा ऑपरेशन कामयाब ना हो, एकाएक राजा साहब फिर बोले। राजा साहब, विक्रम विनयशील स्वर में बोला, हो सकता है आपका ऑपरेशन हो ही नहीं। डॉक्टर साहब ने कहा था शायद ऑपरेशन करना पड़े। निश्चित रूप से उन्होंने ऑपरेशन के बारे में कुछ नहीं कहा है। ऑपरेशन ना सही, लेकिन मौत तो हजारों तरीके से आ सकती है। हाँ, विक्रम ने चिढ़कर सोचा, और उनमें से एक तरीके का नाम विक्रम सिंह है। राजा साहब, प्रत्यक्ष विक्रम बोला, आप ऐसी बातें मत सोचिए। आपका बाल भी बांका नहीं होने वाला। आपकी सलामती की खातिर मैं मौत का भी रास्ता रोक सकता हूं। थैंक यू विक्रम, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। राजा साहब ने अपना ग्लास खाली किया और मेज पर रखने के स्थान पर उंगलियों से फिसलकर कालीन पर बिछे फर्श पर लुढ़क जाने दिया। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। अब वे कमरे में विक्रम की मौजूदगी के प्रति पूर्णतया उदासीन थे। विक्रम ने जेब से तार निकाल ली। उसने तार के दोनों सिरों को मजबूती से थाम लिया। उसके जबड़े भिज गए। उसने बड़ी दृढ़ता से अपने दोनों हाथ राजा साहब के सिर की ओर बढ़ाए। तार राजा साहब की गर्दन से लिपटने ही वाली थी कि एकाएक कॉल बेल बज उठी। घंटी की आवाज परी महल के शांत वातावरण में तोप के धमाके की तरह गूंज गई। राजा साहब ने चिंऊक कर सिर उठाया। विक्रम ने हड़बड़ाकर तार फिर अपनी जेब में धकेल दी। घंटी की आवाज एक भारी भरकम साकार वस्तु की तरह उसकी चेतना से टकराई। तार उसके हाथ से गिरते गिरते बची थी। एक क्षण के लिए उसकी निगाह राजा साहब की निगाह से मिली, फिर उसने घबराकर आंखें फेर ली। देखो कौन आया है, राजा साहब बोले। विक्रम लंबे डग भरता हुआ वहां से चल दिया। कमरे से बाहर आकर उसने पसीने से भीग उठा अपना चेहरा पोंछा। गनीमत थी कि राजा साहब नशे में थे, वरना उन्हें विक्रम की आंखों में मौत का नंगा नाच दिखाई देता। गलियारे में उसे चंदा मिली। वो भी शायद घंटी की आवाज सुनकर किचन से बाहर निकल आई थी। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से विक्रम की ओर देखा। विक्रम ने कुड़ते हुए नकारात्मक ढंग से सिर हिला दिया। फिर चंदा की निगाह अपने आप नीचे को घूम गई। विक्रम ने उसकी निगाह का अनुसरण किया। उसका दिल धक से रह गया।
उसकी जेब में से तार का सिरा कोई 10 इंच बाहर लटक रहा था। उसने तार को जल्दी से वापस जेब में धकेल दिया। क्या राजा साहब की निगाह उसकी जेब से बाहर लटकती तार पर पड़ी होगी? शायद नहीं, वो फौरन ही तो वहां से चला आया था। लेकिन अगर पड़ी भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, वो तार का सिरा ही तो था, कोई रिवॉल्वर की नाल तो नहीं थी। नहीं, वो खामखा वहम कर रहा था। वो चंदा की बगल से गुजरता हुआ महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा। उसने दरवाजा खोला। बाहर फूलवती खड़ी थी। फूलवती? विक्रम को क्रोध चढ़ आया। उसका जी चाहा वो उस मोटी भैंस का गला दबोच दे। क्या मुनासिब वक्त ढूंढा था उसने वहां आ मरने का। तुम इस वक्त? विक्रम, वो कातर स्वर से बोली, मुझे जरा मालिक से मिलना है। क्यों? अभी अभी शहर से खबर आई है, मेरी लड़की की तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल में पड़ी है, बिल्कुल मरने जैसी हालत हुई है। मुझे फौरन शहर पहुंचना है। तो फिर? मुझे कुछ रुपए पैसे की जरूरत है। इतनी रात गए राजा साहब के अलावा और किसके आगे हाथ फैलाने जाती? सवेरे आना। नहीं, फूलवती व्यग्र स्वर में बोली, मैंने अभी शहर जाना है। अभी कैसे जाओगी? भीकम सिंह टेम्पो वाला मुझे शहर छोड़ आएगा, लेकिन उसे पेट्रोल के पैसे देने होंगे। लेकिन ये कोई वक्त है राजा साहब को तंग करने का? मेरी मजबूरी है, ऐसी मुसीबत की हालत में मैं और किसके पास आऊं? लेकिन अगर राजा साहब को तंग नहीं किया जा सकता तो मैं रानी जी से ही बात कर लूंगी। अरे कहा ना सवेरे आना। अरे मुझे भीतर तो आने दो। एकाएक फूलवती झुंझलाकर बोली, तुम तो यूं रास्ता रोके खड़े हो जैसे इस महल के मालिक तुम ही हो। ये क्यों भूलते हो कि तुम भी मेरी तरह इस महल के नौकर हो? विक्रम जैसे आसमान से गिरा। वो एकदम दरवाजे से परे हट गया। फूलवती बगोली की तरह भीतर दाखिल हो गई। विक्रम कुछ क्षण ठिठका खड़ा रहा, फिर उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा। उसने सिर उठाकर आसमान की ओर झांका। आसमान एकदम काला स्याह लग रहा था। कहीं कसम खाने को भी एक तारा दिखाई नहीं दे रहा था। विक्रम का मन वितृष्णा से भर उठा। कदम कदम पर रुकावटें आ रही थी। सारा दिन मौसम साफ रहा था और अब एकाएक फिर बादल छाने लगे थे। पता नहीं कल क्या होगा। कुछ भी हो, उसने बड़े दृढ़ भाव से सोचा, आज राजा साहब की परलोक यात्रा जरूर आरंभ होगी। फूलवती के वापस लौटने तक विक्रम वहीं खड़ा रहा। वो मुट्ठी में कुछ नोट भींचे मुख्य द्वार पर पहुंची और एक हिकारत भरी निगाह विक्रम पर डालती हुई वहां से चली गई। विक्रम ने भीतर आकर दरवाजा बंद कर दिया। वो वापस उस कमरे की ओर बढ़ा जहां वो राजा साहब को छोड़कर आया था। गलियारे में उसे चंदा मिल गई। चंदा ने उसकी बांह पकड़ी और उसे लगभग घसीटती हुई किचन में ले आई। मैं राजा साहब को अभी ब्रांडी का डबल पैक देकर आई हूँ। वे पहले ही बहुत नशे में हैं। उस डबल पैक के बाद उनका बिल्कुल ही काम हो जाएगा। तुम थोड़ी देर बाद वहां पहुंच जाना। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम कहाँ होगी? मैं उनका बिस्तर तैयार करने के बहाने बेडरूम में चली जाऊंगी। ठीक है, मैं जाती हूं। चंदा चली गई। विक्रम 2-3 मिनट वहीं खड़ा रहा और फिर आगे बढ़ा। वो राजा साहब वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। कमरे में चंदा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। राजा साहब की पीठ अभी भी उसकी तरफ थी। एक खाली ग्लास मेज पर रखा दिखाई दे रहा था। ग्लास की बगल में रखी ब्रांडी की बोतल का लेबल पहले से काफी नीचे आ गया था। राजा साहब का सिर उनकी गर्दन पर झुका हुआ था। वे चौखट पर विक्रम की उपस्थिति से एकदम बेखबर दिखाई दे रहे थे। विक्रम ने तार निकालकर अपने हाथ में ले ली और बड़ी दृढ़ता से निशब्द आगे बढ़ा। वो राजा साहब के सिर पर पहुंच गया। राजा साहब के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। शायद वे नशे के आधिक्य से चेतना खो बैठे थे। विक्रम के तार वाले हाथ ऊपर उठे। एकाएक राजा साहब के शरीर में हरकत हुई। कुर्सी एकदम गोली की तरह विक्रम से परे सामने को लपकी। कुर्सी के समीप रखी मेज उसके एक पहिए से उलझी और उलट गई। ब्रांडी की बोतल और खाली ग्लास एक दूसरे से टकराते हुए फर्श पर लौट गए। विक्रम भौचक्का सा समझने की कोशिश करता रहा कि एकाएक क्या हुआ था। राजा साहब की स्वचलित कुर्सी उससे कोई 10 फुट दूर दीवार के समीप जाकर रुकी और फिर घूमी। विक्रम ने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। इस बार उसे तार को अपनी जेब में धकेलने का भी मौका नहीं मिला। कुर्सी घूमकर स्थिर हो गई। राजा साहब ने हत्थे में लगे कंट्रोल के बटन से अपना बायां हाथ हटा लिया। उनका दायां हाथ उनके गाउन की जेब में था। वे सीधे विक्रम की ओर देख रहे थे। व्याकुल भाव से विक्रम की आंखों की पुतलियां फिर रही थी। वो स्वयं को व्यवस्थित करने का भरसक प्रयत्न कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। राजा साहब के उस अप्रत्याशित एक्शन ने उसे बिल्कुल हत्थे से उखाड़ दिया था। वह स्वयं को रंगे हाथों पकड़ा गया महसूस कर रहा था। राजा साहब की आंखें सलाखों की तरह उसके चेहरे पर गड़ी जा रही थी। वातावरण में ब्लेड की धार जैसा पैनापन छा गया था। विक्रम, एकाएक राजा साहब कठोर स्वर में बोले, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, विक्रम हकलाता हुआ बोला। हाथ आगे करो।
विक्रम यूं स्थिर खड़ा रहा जैसे उसे सांप सूंघ गया। हाथ सामने करो, राजा साहब कहर भरे स्वर में बोले। विक्रम चुप रहा। राजा साहब का दायां हाथ गाउन की जेब से बाहर निकल आया। उस हाथ में एक रिवॉल्वर चमक रही थी। रिवॉल्वर का रुख विक्रम की छाती की तरफ था और राजा साहब का हाथ एकदम स्थिर था। डिनर से पहले पी विस्की का और बाद में पी ब्रांडी का कम से कम कोई भौतिक प्रभाव उन पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। और चंदा कह रही थी कि उसके द्वारा सर्व किए डबल पैक से उनका बिल्कुल काम हो जाएगा। हाथ सामने करो, इस बार राजा साहब सहज स्वर में बोले, लेकिन उस सहजता में भी कोड़े जैसी फटकार थी। मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। विक्रम ने हड़बड़ाकर अपने हाथ आगे कर दिए। उसके एक हाथ पर सारी तार लिपटी हुई थी। राजा साहब बोले, तो ये बात थी, इस तार से तुम हमारा गला घोंट देना चाहते थे। विक्रम चुप रहा। क्यों? आपको गलत फहमी हुई है, विक्रम हकलाया हुआ बोला। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बको मत, हम तुम्हारे नापाक इरादे को अच्छी तरह से भांप चुके हैं। पहली बार भी फूलवती के एकाएक यहाँ पहुंचकर घंटी बजा देने की वजह से ही शायद हमारी जान बच गई थी। हमने तभी तुम्हारी आंखों में वो शैतानी चमक देख ली थी जो एक कातिल की आंखों में पैदा हो सकती है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि शायद वो हमारा वहम था। हम देखना चाहते थे कि तुम दोबारा क्या करते हो। लेकिन इस बार हम तुम्हारी किसी भी हरकत के प्रति पूरी तरह सावधान थे। इसलिए हमने तुम्हारे घंटी के जवाब में दरवाजा खोलने जाने के बाद अपनी ये रिवॉल्वर निकालकर अपने गाउन की जेब में रख ली थी। जब तुम दूसरी बार लौटे तो तुम्हारी निगाह में हम शायद तुम्हारी ओर पीठ किए हुए नशे में धुत पड़े थे, लेकिन वास्तव में तुम्हारी हर हरकत पर हमारी निगाह थी। कैसे? विक्रम के मुंह से अपने आप निकल गया। वो ब्रांडी की बोतल देख रहे हो? राजा साहब कालीन पर लुढ़की पड़ी ब्रांडी की बोतल की ओर संकेत करते हुए बोले। हमने मेज को थोड़ा सरकाकर उस पर ऐसी स्थिति में ब्रांडी की बोतल रख दी थी कि उस पर प्रतिबिंबित होता हुआ अपने पीछे का सारा दृश्य हमें बिना गर्दन फिराए दिखाई दे रहा था। हम तुम्हें दबे पांव अपनी ओर बढ़ता देखकर ही समझ गए थे कि तुम अपने किसी नापाक इरादे को अंजाम देने की फिराक में थे। हम तुम्हारे प्रति पूरी तरह सावधान थे विक्रम सिंह। विक्रम सन्नाटे में आ गया। अब बोलो, तुम क्यों हमारा कत्ल करना चाहते थे? आपको गलतफहमी हुई है, विक्रम पूर्णतया प्रभावहीन स्वर से बोला। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। राजा साहब के होंठों पर एक विशैली मुस्कुराहट आई। सच नहीं बकोगे? राजा साहब, मैं सच कह रहा हूं। राजा साहब का रिवॉल्वर वाला हाथ ऊपर उठा। ट्रिगर पर उनकी उंगली कस गई। ऑल राइट, मत बताओ। भगवान को मानते हो तो उसको याद कर लो विक्रम सिंह। विक्रम के होश उड़ गए। राजा साहब, वो विक्षिप्तों की तरह आंत्रनाद करता हुआ बोला, भगवान के लिए गोली मत चलाइएगा। तो कबूल करो कि तुम हमारा कत्ल करने जा रहे थे। मैं कबूल करता हूं। क्या इस षड्यंत्र में चंदा का भी हाथ है? नहीं। सच कह रहे हो? जी हां, सरासर सच कह रहा हूं। वैसे झूठ भी कह रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चंदा से पूछेंगे, वो हमारे सामने झूठ नहीं बोल पाएगी। हमारे सामने झूठ बोलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। वैसे भी उसने अभी तक हमारी मोहब्बत ही देखी है, कहर नहीं देखा। चंदा का इस बात से कोई वास्ता नहीं है राजा साहब, विक्रम बोला। मैं तो आपके बाद उसका भी कत्ल करना चाहता था। किस लिए? आपकी दौलत लूटने के लिए। ओह, तो ये बात है। विक्रम चुप रहा। मरने के लिए तैयार हो जाओ दोस्त। राजा साहब, भगवान के लिए गोली मत चलाइएगा, विक्रम गिड़गिड़ाता हुआ बोला। आप मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए, लेकिन मेरी यूं जान मत लीजिए। तुम कुत्ते हो, राजा साहब नफरत भरे स्वर में बोले, और तुम्हें कुत्ते की मौत ही मरना चाहिए। राजा साहब का हाथ बड़े निर्णयात्मक ढंग से विक्रम की ओर तन गया। उन्होंने रिवॉल्वर का घोड़ा दबाया। विक्रम बचो, वो चंदा की आवाज थी जो 1000 मन के पत्थर की तरह विक्रम की चेतना से टकराई। किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर विक्रम ने तुरंत स्वयं को फर्श पर गिरा दिया। एक फायर हुआ। गोली विक्रम की खोपड़ी को हवा देती हुई विक्रम के ऊपर से गुजर गई। उसे कोई थारी चीज हवा में लहराती हुई राजा साहब की ओर आती दिखाई दी और फिर वो भड़ाक से राजा साहब की कनपट्टी से टकराई। राजा साहब के मुंह से एक हाय की आवाज निकली। विक्रम लुढ़कनियां खाता हुआ व्हीलचेयर के समीप पहुंचा। उसने देखा राजा साहब की कनपट्टी से एक पीतल का भारी फूलदान आकर टकराया था। उनकी कनपट्टी से खून बहने लगा था, लेकिन उनके हाथ से रिवॉल्वर नहीं निकली थी। विक्रम तेजी से उठा और बिजली की फुर्ती से राजा साहब के रिवॉल्वर वाले हाथ से लिपट गया। उसने राजा साहब के हाथ को कलाई के पास से भीतर की ओर मोड़ दिया। तभी रिवॉल्वर के घोड़े पर राजा साहब की उंगलियों का दोबारा दबाव पड़ा। एक और फायर हुआ। राजा साहब के मुंह से घुटी हुई चीख निकली। उनका शरीर आगे को झुक गया और उनका सारा शरीर विक्रम की बाहों में आ गया।
विक्रम अचकचाकर उठ खड़ा हुआ। उसने राजा साहब के शरीर को सीधा किया। राजा साहब की छाती से भल भर करके खून बह रहा था। विक्रम की अपनी कमीज का सामने का भाग भी खून से रंगा पड़ा था। भयभीत चंदा भी उसकी बगल में आ खड़ी हुई। विक्रम ने राजा साहब की नब्ज टटोली। नब्ज गायब थी। धीरे धीरे विक्रम अपने आप पर काबू पाने लगा। खत्म, वो बोला। चंदा चुप रही। वो फटी फटी आंखों से कुर्सी पर लुढ़के पड़े राजा साहब के शरीर को देख रही थी। फर्क क्या पड़ा? विक्रम सांत्वनापूर्ण स्वर से बोला। राजा साहब की मौत तो आई ही हुई थी, गला घुटने से ना सही, गोली खाने से सही। लेकिन फूलवती अभी रास्ते में ही होगी। चंदा भयभीत स्वर से बोली। क्या पता उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी हो। नहीं सुनी होगी। उसे गए हुए बहुत देर हो गई है। अपनी बेटी की चिंता में वो साधारण से ज्यादा तेज चल रही थी। वो यहां से बहुत दूर निकल चुकी होगी। अगर उसने आवाज सुनी भी होगी तो उसकी अकल में नहीं आया होगा कि ये आवाज किस चीज की थी। उस वक्त उसे अपनी मरणासन लड़की के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। शायद किसी और ने गोली की आवाज सुनी हो। तुम पागल हो? इस सुनसान बियाबान में किसने आवाज सुनी होगी? राव जी के टीले वाले रास्ते पर गांव का इक्का दुक्का आदमी निकल ही आता है। वहम मत करो। अव्वल तो आवाज किसी ने सुनी नहीं होगी। अगर सुनी होगी तो हम क्या कर सकते हैं? क्या लाश को यहीं छोड़कर इसी डर से यहां से भाग निकले कि शायद किसी ने गोली की आवाज सुनी होगी? चंदा चुप रही। और फिर कितने लोग जानते हैं कि गोली चलने की आवाज कैसी होती है? तुमने कभी वास्तव में गोली चलने की आवाज सुनी है? नहीं। बस फिर अगर किसी ने आवाज सुनी भी होगी तो उसे क्या पता लगेगा कि वो गोली की आवाज थी? और अगर थी तो कहां से आई थी? तुम खामखा वहम मत पालो। तो दोस्तों, ये था कत्ल की वारदात नॉवल का तीसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।